अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का फ्रंटमैन मोहसिन नकवी, जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का रिश्तेदार भी बताया जाता है, वो लंदन आया था और दो काम थे। सरफेस पे तो ये बताया गया कि वो पीएसएल, जो पाकिस्तान का सड़ा हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसको प्रमोट कर रहे थे और यहाँ पे ट्रक चला रहे थे और वसीम अकरम और ये सब लेके घूम रहा था। और दूसरा था मेन काम, जो वो लंदन से यूट्यूबर्स को और लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट कराने का। अजीज दोस्तों, इसी दौरान लंदन में यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के वीज़े रिस्ट्रिक्ट कर दिए और बहुत कम वीज़े इशू कर रहे हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को। क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो यहाँ पे पढ़ने वढ़ने नहीं आते, लाखों रुपया खर्च करके, मिलियंस रुपया खर्च करके वहाँ से पूरा पेपर का नेटवर्क बना के यहाँ पे वीज़ा लेके आते हैं स्टूडेंट का, और वीज़ा ख़त्म होता है जब तो अज़ाइलम अप्लाई कर देते हैं। पिछले एक साल में तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी यहाँ पे अज़ाइलम क्लेम कर चुके हैं। तो यूके ने अब सख्ती कर दी है। ये तो एक ऐसे ही खबर थी। दूसरी खबर ये है यूके से कि यूके में मेजर अदिल राजा, जो आर्मी की पोलें खोलता है यहाँ पे बैठ के, पीटीआई का है, उसके ऊपर ब्रिगेडियर नसीर, रशीद नसीर, पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड ब्रिगेडियर रशीद नसीर ने इसके ऊपर केस किया था कि इसने मेरे बारे में झूठी खबरें डाली हैं और मेरे बारे में झूठ बोलता रहा है। तो अदिल राजा वो केस हार गया है और कोर्ट ने अदिल राजा को बहुत सख्त फैसला किया है। और कोर्ट ने अदिल राजा को कहा है कि 3,10,000 पाउंड डैमेजेस में और लीगल कॉस्ट में ब्रिगेडियर रशीद नसीर को मेजर अदिल राजा देगा। और जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने यह भी कहा कि मेजर अदिल राजा ये जो जजमेंट है ये अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाएगा, पब्लिकली माफ़ी मांगेगा और 28 दिन तक ये अपोलॉजी पोस्ट करता रहेगा अपने टोटल सोशल मीडिया पे। 50,000 पाउंड डैमेजेस के हैं और 2,60,000 कोर्ट की फीसों के हैं, और ये सब 22 दिसंबर से पहले पहले भरने हैं। अब मेजर अदिल राजा ने माफियाँ लगानी शुरू कर दी हैं और उसने लिखा है कि हाँ, मैंने जो इल्ज़ाम लगाए थे उसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं थे। ये एक काफ़ी बड़ा झटका था। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ के कोर्ट गलत फैसले करती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तरह के यहाँ की बनाना कोर्ट्स नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे कानून बहुत सख्त है, ख़ास तौर पे ये डैमेजेस के हवाले से। जैसे रेहाम खान ने, इमरान खान की जो दूसरी बीवी थी, उसने इमरान खान के बारे में पूरी एक किताब लिखी थी और उस वक्त मैं भी यही कहता रहा अपनी वीडियो में, दुनिया कहती रही कि इमरान खान बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो यहाँ के कानून का सहारा क्यों नहीं लेता। लेकिन उसको पता था कि रेहाम खान ने जो कुछ कहा है उसके पास सबूत मौजूद हैं। मेजर अदिल राजा जज्बात में आके बोलते तो गए, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे। तो एक तो ये हो गया। अब मोहसिन नकवी यहाँ पे होम मिनिस्टर्स के साथ मीटिंगें करते रहे। ओल दो के जब मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर से मिलने गए तो उनकी गाड़ी की सख्त तलाशी हुई कि कहीं इसमें कोई बम वम तो नहीं है। ये एक कंट्री के होम मिनिस्टर की बेइज्जती है, लेकिन पाकिस्तानियों को बेइज्जती से क्या क्या हो जाता है फ़र्क, ये है ही पूरी कौम बेइज्जत। तो इन्होंने होम मिनिस्टर से सुना यही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्होंने ऑफ़र किया कि आपके यहाँ जो ग्रूमिंग गैंग और रेप केस और दूसरे केसेस में जो पाकिस्तानी हैं उनको अगर आप डिपोर्ट करना चाहें तो हम तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, लेकिन अगर आप हमारे मुजरिम हमें दे दें तो हम उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुना है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये भी है कि कुछ
यूट्यूबर्स को वापस करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली गई है। जाहिद गशकोरी ने, एक जर्नलिस्ट ने ये खबर दी है कि 2026 के पहले 3 महीने में 3 मोस्ट वांटेड पाकिस्तानियों को वापस करने पे एग्री किया है। लेट्स सी। यूके ने, एक और यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, वो जिहाद के बारे में बड़े लेक्चर देते हैं और वो यूके आने वाले थे और मुख्तलिफ मस्जिदों में और मुसलमानों के उसमें स्पीचेस करने वाले थे, लेकिन उनको तोहा बिन जलील को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। जबकि 2 यूट्यूबर रजब भट्ट और उनको 2 यूट्यूबर्स को पाकिस्तान डिपोर्ट किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ उनको मतलब वांटेड थे पाकिस्तान में, तो उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। और वो पाकिस्तान में उनको लेने के लिए बाकायदा मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर्स एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जब अदालत गए तो लग्जरी गाड़ी में अदालत के अंदर तक, जहाँ पे गाड़ियाँ जाने की इजाज़त नहीं, वहाँ तक उनको जाने की इजाज़त मिली और इनको फ़ौरन बेल भी मिल गई। अब कहानी ये है कि पाकिस्तान आर्मी अब इन यूट्यूबर्स के ज़रिए अपनी खोई हुई, इस वक्त आर्मी की इमेज बहुत ख़राब चल रही है, पूरे पाकिस्तान में आर्मी को थू थू हो रही है इन यूट्यूबर्स के ज़रिए, तो इनको गिरफ़्तार करके इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। ऐसा ही एक था डिकी भाई। डिकी भाई बहुत बड़ा यूट्यूबर था, करोड़ों कमाता था, उसको गिरफ़्तार किया गया और फिर उसको खूब करोड़ों रुपया उससे लिए भी गए और खूब आर्मी के किसी फ्रंटमैन ने करोड़ों रुपया ले लिए, लेकिन फिर आसिम मुनीर ने इंटरवीन किया। देखें कहानी कैसी है कि आसिम मुनीर अब एक यूट्यूबर के मामले में भी इन्वॉल्व हो रहे। पैसा बड़ी चीज़ है। तो डिकी भाई को जब अब छोड़ा गया करोड़ों रुपया लेके, तो इसने अपने पॉडकास्ट में बताया कि मुझे मेजर जनरल वाजिद अजीज़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने बचाया था, वरना मैं तो तबाह हो चुका था। तो जिस आर्मी के ऑफिसर को इसने करोड़ों रुपया दिए थे, उससे ऑलरेडी 4 करोड़ 25 लाख रुपए वापस ले लिए गए हैं। तो अब कहानी ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जिनकी कोई हैसियत तो नहीं है, जैसे शहबाज शरीफ और ये जरदारी, और उनको इन यूट्यूबर्स से मसला नहीं है। यूट्यूबर से मसला आर्मी को है, क्योंकि यूट्यूबर्स डायरेक्ट पावर बेस को टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मामलात को चला रहा है। तो मुर्तज़ा अली शाह ने अभी बताया कि ये सारा इशू आर्मी का जो मेन आदमी है मोहसिन नकवी, वो चला रहा है और आर्मी चला रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तस्वीर ये भी है कि ऑफ कोर्स शरीफ फैमिली को तो कोई ऐसा उन दोनों यूट्यूबर से कोई, मुझे तो कोई डायरेक्ट कोई मसला नहीं लग रहा। मसला तो पिंडी का या उनका लग रहा है, उसका हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है ज़्यादा तौर पर। तो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ये यूके के इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला के तौर पर, ये कोई अपने कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो हुकूमत के महाज पे तो कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती नवाज शरीफ साहब की, कैबिनेट की, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को समझा जाता है कि वो भी पिंडी से लिंक हैं ज़्यादा। तो वो समझते हैं कि ये पिंडी का और यूट्यूबर और यूके का मसला आपस में हल कर लो, हमें दरमियान में ना पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब तो ये, मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब तुम आपस में गल कर लो, तो आप हमें ना डालें दरमियान में। देखें, ये इस तरह की हमेशा जो है ना, हर दौर में, चाहे मुशर्रफ का जमाना हो, मुशर्रफ के जमाने में आपको पता है महरान बलोच है, उनकी हवालगी का मुतालबा किया गया था, नहीं हुआ। मुख्तलिफ बलोच थे, उनका हुआ, नहीं हुआ। हरबियार मारी का हुआ, जो महरान बलोच के बड़े भाई हैं। उसके बाद आप पीटीआई के जमाने में तो बहुत ज्यादा 250-300 रिक्वेस्टें तो गई है मुख्तलिफ लोगों को हवाले करने का। यूके डिड नॉट मूव, ठीक है। और उस वक्त तो खैर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर था इमरान खान, और उनकी तो एक अपनी अलग से पहचान है। वो उस वक्त नहीं हुआ, तो अभी तो ऐसी कोई नीड है ही नहीं। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, देखें उनकी डीलिंग जरूर है, लेकिन उन डीलिंग पर यहाँ पे बीच में कोर्ट्स आती हैं, लोगों के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आते हैं। आदत राजा शहजाद अकबर ने जो ब्रॉडकास्ट की है, ऑब्वियसली उससे बहुत सारे इश्यूज है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि उसमें डिसइंफॉर्मेशन थी,
झूठ बोला गया, वट बट वो सिविल नेचर के केसेस है। और सिविल नेचर के केस को आप उठा के उस बेस के ऊपर देखिए, यूके में आपको पता है जहाँ पे रॉयल फैमिली पर कितना क्रिटिसिज्म होता है, प्राइम मिनिस्टर पर कितना होता है, और बहुत सारा फेक न्यूज के जरिए उन्हें टारगेट किया जाता है। अजीज दोस्तों, ये कहानी है आपके जो आर्मी का DGISPR है जनरल शरीफ, उसके बाप की। क्योंकि हम सब बता रहे हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, फलान था, ढुमकान था, तो उस पे आर्मी ने अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए मूवमेंट चलाई है कि बशीर महमूद सुल्तान जो था ना, वो तो हीरो था और वो साइंटिस्ट था। जो DGISPR जनरल शरीफ का जो बाप है वो साइंटिस्ट था। और अब जगह जगह चीज़ें आ रही हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में साइंटिस्टों की, और उसके लिए जो मेन किरदार अदा किया था ये सुल्तान बशीर साइंटिस्ट जो थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने किरदार अदा किया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको दावत दी थी कि आप आएँ और ये करें वो करें। ठीक है, वो साइंटिस्ट होगा, सब कुछ है, लेकिन अल कायदा के लिए काम करने पे यूनाइटेड नेशंस ने इसको बैन किया था। अल कायदा एक टेररिस्ट ग्रुप था। हाँ, वो तो अमेरिका के खिलाफ जिहाद कर रहा था ना। इंटरनेशनल लॉ में जिहाद अलाउड नहीं है भाई साहब। इंटरनेशनल लॉ में जिहाद मीन्स टेररिज्म। अल कायदा जिहाद कर रहा था ना, तो इंटरनेशनल कानून जिहाद को टेररिज्म करता है। आज के दौर में इंटरनेशनल लॉ है ना, वो किसी भी ग्रुप को ये इजाज़त नहीं देता कि आप अपने मज़हब को फैलाने के लिए आप कत्लेआम करें, टेररिज्म करें। ये सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो है वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक साइंसदान था, और इसने प्लूटोनियम रीप्रोसेसिंग प्लांट में काम किया है। लेकिन आप आज इसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। जो एटॉमिक साइंसदान था डॉक्टर कदीर, जो कि चीज़ें चोरी करके हॉलैंड से आया था और पूरे प्लान्स लेके आया था और सब कुछ, मुशर्रफ दौर में उसको तो आपने मुजरिम करार दे दिया था कि भाई साहब ये तो इसने लीबिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान को एटमिक बेचा है, एटम बम। और उसको बेचारे को सारी ज़िंदगी, बेचारा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसको सारी ज़िंदगी ख्वार होना पड़ा और मर गया। वो तकरीबन होम अरेस्ट में ही रहता था, मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, 2 कमरों के क्वार्टर में रहता था। कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। अगर इसने एटम बम बेचे थे तो कहाँ गया वो पैसा, ये सब कुछ। जाहिर है एटम बम है, मजाक तो है नहीं। पूरी आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन आर्मी को बचाने के लिए अमेरिका भी अपनी आर्मी को हमेशा क्लीन चिट दे ही देता है। हालांकि कई ऐसे सबूत आ चुके हैं कि ये आर्मी क्या क्या करती रही है, लेकिन अमेरिका उसको क्लियरेंस देता रहता है। तो वो एक डॉक्टर कदीर को मुजरिम बना के पूरी आर्मी को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन ये जो कि अल कायदा का था, जिसको अमेरिका ने भी क्लीन चिट नहीं दी, वो आज शरीफ बना के पेश किया जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, अभी जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी जो DGISPR की थी, उस पर बड़ी लेदे हो रही है कि ये बदतमीज़ आदमी किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो एक्चुअली उसने इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट? और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें, या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। एक फीमेल जर्नलिस्ट है ना, वो एक सवाल कर रही थी, और ये उस सवाल का जवाब देते हुए उसको आंख मारता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आंख मारता है, वो भी एक औरत को? ये पाकिस्तान में नॉर्मल है, औरतों को हैरेसमेंट नॉर्मल है। ये मुस्लिम लीग नून की मिनिस्टर है हिना परवेज़ भट्ट, ये पार्लियामेंट में स्पीच कर रही थी
तो ये स्पीकर जो है असेंबली का, वो कहता है कि आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ये और बारिज वो। आपको पता है कि इस्लामिक एक पूरी डेकेड में हिना हिस्ट्री मुझे एड्रेस करें। sorry sir, you know, if you they must have studied Islamic मैं history. चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। नहीं, वो obviously this is once the member is speaking he has to do this what I am saying. जी लाली साहब, Hina, you have raised the question for Kasoor. I am thankful you are wearing a beautiful dress today. कि पाकिस्तान में नॉर्मल है और पॉलिटिक्स में आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ये है। देखें कि चौधरी नसीर अब्बास सिद्धू मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, ये भाई है, सगा भाई पाकिस्तान एयरफोर्स का चेयरमैन चौधरी जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जिसको मैं जो भारत में के साथ जंग हुई थी उसमें इसको बहुत बड़ा हीरो बना के पेश किया गया था। इसकी एक्सटेंशन हुई है ना, तो इस पे मुबारकबाद दे रहे हैं यहाँ पे बैठे सारे पंजाबी। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में गंदबाजी बहुत है और ये सारी गंदबाजी आर्मी और पॉलिटिशियंस की मिली भगत है। ऐसे में एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये जो इमरान खान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी शीरीन मज़ारी, इसकी बेटी ईमान मज़ारी बलोचों के मिसिंग पर्सन्स के केस चलाती है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है। इसने अभी कहा कि जेल है ना, वो बॉडी को कैद कर सकता है, सोच को नहीं। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो बारी बारी ज़िल्लत वाली मौत की तैयारी कर लें। इस पे मुझे एक शेर याद आया कि लोगों मेरे अफकार पे पहरे ना बिठाओ। अफकार मतलब सोच। लोगों मेरे अफकार पे पहरे ना बिठाओ, जज्बा कभी पाबंद सलासिल नहीं होता। यानी जज्बे को आप जेल में कैद नहीं कर सकते। ये खबर इसलिए बतानी थी कि अभी अदालत, ये जेल में ये और इसका शौहर दोनों वकील हैं ह्यूमन राइट्स के और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो जिस दिन सज़ा अनाउंस होनी थी, नॉर्वे के एम्बेसडर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वो केस को सुन रहे थे, जिस पे पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नॉर्वे के एम्बेसडर को बुला के खूब लताड़ा है कि तुम किस हिसाब में हमारे एक लोकल मसले में जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान मोहताज मुल्क के लोकल नहीं है। ये दुनिया से आप भीख मांगते हो ना, दुनिया की मोहताजी रखते हो, तो आपके मामले पे दुनिया को बोलने का हक है। और पाकिस्तान में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि बोलना चाहिए दुनिया को आके। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम। लो जी, कर लो गल, तुसी कर लो गल के दो ज़हनी मरीज कुत्ते, इन्हां दी मां दी मारी कुस इन्हां दी, जिदा एक दा नाम है नकली हाफिज सूअर, कुत्ती दा बच्चा, किसे कुत्ती गश्ती औरत दे विचों पैदा होने वाला नकली हाफिज सूअर, नौसरबाज, शराबिया, चरसिया। और दूसरा एदे नाल बैठा होया एक गरदार कुत्ते बाप दा गरदार हरामजादा DGISPR बास्टर्ड जेड़ा एक ज़हनी मरीज शराब पी के चरस पी के तानू कुरान दियां आयतां सुनाउंदा, जिदी नजर दे विच पूरा कुरान सिर्फ खान दे सपोर्टरा दे उत्ते उतरिया। और दूसरा हरामजादा गश्ती दे पैदा होने वाला गंदे तुबके दे एक गरदार दे गंदे गलीज पेशाब दे तुबके चो पैदा होने वाला जड़ा ना कुत्ता DGISPR हरामजादा शराब पी के तुहानू जेड़े कहंदे ने कि सियासत को दूर रखो फौज से, फौज दूर है, बहुत दूर है सियासत से, ठीक है। बंब मारन दे विच फौज वेरी नियर, खुदकश हमले करन च फौज वेरी नियर, पाकिस्तान दे उत्ते कब्जा माफिया फौज वेरी नियर। मतलब फौज ते कोलों ना सियासत इन्नी दूर रखो कि सुबह नाश्ते तो सुबह उठदे ने ना ख्वाब दे विच खान नजर आउंदा इन्हां नूं सूरां नूं। ए जेड़े सूअर ने ना सूअर,
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਬ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੱਕ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਨ ਦੇ ख्वाब, ਸਾਡੇ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ख्वाब। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਚੋਦ ਚੋਦ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੋਦ ਚੋਦ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਬੋਦਾਰ ਮੋਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬੋਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੰਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ DGISP ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਇਹਦੇ, ਐਸ ਗਰਦਾਰ ਸੂਰ ਦੀ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਡਣ ਜੋਗਾ ਵਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੰਨ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਹਵੇ ਦੇ ਲੰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਬਜਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਜਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਫੁੱਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਪਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਬਿਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਖੌਫ ਖਤਮ, ਖਤਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਖੌਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਘੂਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਦੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਕਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨਚਾਓ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੋ ਕੁੱਤੋ। ਇਹ DGISP ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਛੋਲਾ, ਤੇਰੀ ਦਾ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਸਲ ਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੁਖਮ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅਸਲ ਤੁਖਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਤੁਖਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਬੋਦਾਰ ਜ਼ਰੀਲਾ ਗਰਦਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੋਂ ਗੰਦੇ ਚੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਚੋਦੋ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਓ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੰਡ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕੁੱਤਿਓ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ਰੀਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ।